अभी मैंने देखा सर, पुरानी सोसाइटीज में जो मेंबर्स हैं उनको चेयरमैन सेक्रेटरी बनने में ज्यादा इंटरेस्ट है। उनको सोसाइटी की सेवा करनी है या बिल्डर से मोटा पैसा मिलता है इसीलिए उनको इंटरेस्ट है। कभी भी कोई सोसाइटी की जो गवर्निंग बॉडी बनाई जाती है उसमें ऑफिस बेरर जो रहते हैं ये लोग एक तरीके से सोसाइटी की आवाज रहती है। क्या सर सोसाइटीज को अपने जमीन और एफएसआई की एक्चुअल वैल्यू पता होती है? बहुत कम टाइम। पीएमसी और बिल्डर का लॉयर दोनों को पैसा बिल्डर देता है, तो क्या वो सोसाइटी का साइड लेंगे? पीएमसी को बिल्डर पैसा पे कर रहा है। नोइंगली और अननोइंगली ही विल ऑलवेज ट्राई टू मिटिगेट, ही विल ऑलवेज ट्राई टू मेंटेन द हार्मनी बिटवीन सोसाइटी एंड बिल्डर। वेलकम टू द रियलिटी ऑफ रियल एस्टेट। आज का है हमारा एपिसोड नंबर 12। आज के जो हमारे गेस्ट है, ही इज अ लीगल स्ट्रेटेजिस्ट, ही इज अ को-फाउंडर ऑफ विस लिगिस लॉ प्रैक्टिस, ही इज ऑल्सो को-फाउंडर फॉर अर्ली सीड वेंचर्स, he is also co-founder of Sterling Workforce Enterprises, he is an angel investor, he is an author and he is a public speaker. Please welcome Advocate Rahul Hingmare. थैंक यू। Thank you so much for coming sir to our show. एंड जैसे आप रीडेवलपमेंट एक्सपर्ट हो सर, तो हम आज पूरी बातें रीडेवलपमेंट की करेंगे। रीडेवलपमेंट के पहले क्या होता है, बीच में क्या होता है और बाद में क्या होता है, क्या क्या डिफिकल्टीज एक सोसाइटी मेंबर फेस करता है, उसके बारे में हम आज पूरा पॉडकास्ट हमारा उससे रिलेटेड ही होगा। तो अभी मैंने देखा सर, पुरानी सोसाइटीज में जो मेंबर्स हैं उनको चेयरमैन सेक्रेटरी बनने में ज्यादा इंटरेस्ट है। उनको सोसाइटी की सेवा करनी है या बिल्डर से मोटा पैसा मिलता है इसीलिए उनको इंटरेस्ट है। थैंक यू जगदीश, ये बहुत पर्टिनेंट क्वेश्चन है। कभी भी कोई सोसाइटी की जो गवर्निंग बॉडी बनाई जाती है उसमें ऑफिस बेरर जो रहते हैं, जिसमें चेयरमैन हो गया, सेक्रेटरी हो गया, ट्रेजरर हो गए और मैनेजिंग कमेटी मेंबर्स हो गए, ये लोग एक तरीके से सोसाइटी की आवाज रहती है। तो अगर ये सोसाइटी के ऑफिस बेरर्स अगर कोई पोजीशन ऑक्यूपाई करते हैं तो नेचुरली रीडेवलपमेंट हो या कोई भी थर्ड पार्टी सिनारियो हो, उस पे वो सब लोग ये चेयरमैन सेक्रेटरी और ट्रेजरर के साथ ही कोऑर्डिनेट करते हैं। तो इसका एक अलग महत्व बन जाता है। इनकी इनके पास अथॉरिटीज ऐसी रहती है जिसके चलते बहुत सारे की डिसीजन सोसाइटी को लेके इससे ये लोग ऑथराइज कर सकते हैं। तो इसके चलते इम्पोर्टेंस एक, गाइडेंस एक, और किसी किसी सोसाइटी में जेन्युइन इंटरेस्ट रहता है लोगों को अच्छे तरीके से सोसाइटी के हित में चीजें हो। तो उसी के चलते फॉर वेरियस रीजन सोसाइटी के मेंबर्स ये 3 पोस्ट या मैनेजिंग कमेटी का हिस्सा बनना महत्वपूर्ण समझते। और कुछ कुछ रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स में शायद किसी का एक इल इंटेंशन भी रहता है कि बिकॉज ऑफ हैविंग दीज काइंड ऑफ पोजीशंस शायद दे विल निगोशिएट बेटर थिंग्स फॉर देमसेल्व्स विद डेवलपर। अनफॉर्चुनेटली कुछ कुछ जगह पे देखने को मिलता है, बट नॉर्मली इसमें अच्छे इंटेंशंस वाले भी सोसाइटी मेंबर्स बहुत रहते हैं। क्या सर सोसाइटीज को अपने जमीन और एफएसआई की एक्चुअल वैल्यू पता होती है? बहुत कम टाइम एक सोसाइटी खुद के प्लॉट और बिल्डिंग का फिजिबिलिटी रिपोर्ट का अच्छे से स्टडी करके मार्केट में जाता है। बहुत बार डेवलपर को ढूंढते हो, डेवलपर वो करने में मदद करता है। तो रेयर चीज है ये कि सोसाइटी को उनके जमीन की एक्चुअल वैल्यू, एक्चुअल डेवलपमेंट पोटेंशियल, इसमें कितना एफएसआई आ सकता है, ऐसे चीजों का नॉलेज सोसाइटी के पास बहुत कम समय रहता है, स्पेशली बिफोर देम स्टार्टिंग रीडेवलपमेंट प्रोसेस। मेरा यही एडवाइस और सजेशन रहता है कि पहले आप एक इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट अपॉइंट किया जाए जो आपके लिए फिजिबिलिटी रिपोर्ट बना के दे, जिसमें आपका लेआउट और प्लॉट साइज और आने वाले डेवलपमेंट प्लान के हिसाब से, डीसीपीआर के हिसाब से आपके प्लॉट के साथ क्या होने वाला है, जिसमें अगर रोड वाइंडिंग से अगर कोई इम्पैक्ट आने वाला है तो आपका एक्चुअल प्लिंथ एरिया, आपका जो प्लॉट नेट एरिया, इसमें क्या रिडक्शन हो सकता है, उसमें सेटबैक क्या मिल सकता है, उसके चलते आपके पूरे प्लॉट का कॉन्फ़िगरेशन और डेवलपमेंट पोटेंशियल क्या होगा ये आपको समझ सकता है। तो सोसाइटी ने ये एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी है बिफोर एंटरिंग इनटू एनी काइंड ऑफ टॉक्स ऑफ रीडेवलपमेंट विद एनी डेवलपर। सर 51% कंसेंट से पूरा प्रोजेक्ट डिसाइड करना, क्या ये डेमोक्रेसी है या एक दबाव है? 51% कंसेंट ऑफ मेंबर्स, ये एक क्रिटिकल चीज है टू फास्ट ट्रैक द रीडेवलपमेंट प्रोसेस। अगर 51% के ऊपर अगर आप 2/3 हो गया, जैसे 66% या 3/4 हो गया, 75%, ये कंसेंट जो पहले होती थी रिक्वायर्ड फॉर रीडेवलपमेंट, अगर इसके लाइन पे आप जाते थे तो बहुत समय चीजें स्टक रहती थी। तो इंटेंशन टू रिड्यूस टू 51% of state and government is to make sure that redevelopment goes in faster way.
बट इसका सही और गलत दोनों फायदा उठाया जा सकता है। और अगर बाय एनी चांस 51 मेजोरिटी कोई ऐसा गलत डिसीजन लेती है जो पेटेंटली इलीगल है, जो ऑन फेस ऑफ इट इज टेकन विद डिसऑनेस्ट इंटेंशंस, तो उसको लेके लेसर या माइनॉरिटी मेंबर्स भी उस चीज को क्वेश्चन कर सकते बिफोर राइट फोरम, और उसको स्टे या उसके ऊपर चेक लगा सकते। सर पीएमसी और बिल्डर का लॉयर दोनों को पैसा बिल्डर देता है, तो क्या वो सोसाइटी का साइड लेंगे? सर नेचुरली अगर बीएमसी पीएमसी को बिल्डर पैसा पे कर रहा है, तो मुझे लगता है नेचुरली पीएमसी का हमेशा एक माइंडसेट ये रहेगा कि उसके आने वाले पैसे को किसी तरीके से बाधा ना हो, इसलिए knowingly और unknowingly he will always try to mitigate, he will always try to maintain the harmony between society and builder, क्योंकि उसका इंटरेस्ट जुड़ा है। मेरा ये रिक्वेस्ट रहता है हर सोसाइटी से कि आपका पीएमसी आप खुद अपॉइंट कीजिए, आपका लॉयर आप खुद अपॉइंट कीजिए। डेवलपर के पास लॉयर्स की टीम रहती है, डेवलपर्स के पास इन हाउस कंसल्टेंट रहते हैं, आप उनके लिए मत सोचिए, और आपका जो हित रखेगा ध्यान में सबसे पहले, जो कि आपका लॉयर और आपका पीएमसी, आप उनके साथ पहले जुड़िए और बाद में डेवलपर के साथ जुड़िए। क्या बिना कन्वेंस और क्लियर टाइटल के रीडेवलपमेंट शुरू करना ये एक इग्नोरेंस है या अंदर की सेटिंग है सर? ये फर्स्ट ऑफ ऑल इलॉजिकल है। कोई भी डेवलपर आपकी रीडेवलपमेंट चालू ही नहीं कर पाएगा जबकि जब सोसाइटी के खुद के पास उस जमीन का ओनरशिप या कन्वेंस या टाइटल नहीं हो। अगर फिर भी कोई डेवलपर आपके साथ इन्वॉल्व हो रहा है, तो आप प्लीज उसके लिए एक अच्छा एमओयू बनाइए, तभी आपको समझेगा कि इसमें रीडेवलपमेंट करने जैसा स्कोप बनेगा कि नहीं। लेकिन अगर आपके पास कन्वेंस नहीं है, तो इस सोसाइटी का काम है जाके डीम कन्वेंस में एप्लीकेशन फाइल करना, या फिर आपके अर्स्टवाइल डेवलपर या लैंड ओनर के साथ निगोशिएट करके उसके कन्वेंस राइट लेना। Without conveyance or deemed conveyance order, society should not get into any kind of discussion with any developer. मैंने देखा सर हर रीडेवलपमेंट एग्रीमेंट है ना वन साइडेड होता है, उसमें सिर्फ बिल्डर का बेनिफिट्स होता है, सोसाइटी के लिए इतने बेनिफिट्स नहीं होते उसमें, ऐसा क्यों? बिकॉज यहाँ पे सोसाइटी खुद के बारे में सोचता कम है। सोसाइटी को दिखता है कॉर्पस, सोसाइटी को दिखता है लार्जर एरिया, और उसी चक्कर में सोसाइटी ब्लाइंड ट्रस्ट के साथ निकल जाता है। इसी चीज के लिए मैं हमेशा सोसाइटीज को एडवाइस करता हूँ कि पहले आप पूछो कि क्या अरेंजमेंट है, उसके बाद आप सीखो और समझो कि किस चीज का रीडेवलपमेंट का अरेंजमेंट और टर्म्स कंडीशंस में आप जा रहे हो। उसके बाद आप इंटरनली डिस्कस करो और बाद में वो टर्म्स साइन करो। जबकि हमेशा देखने में जाता है पहले साइन होता है, फिर उसके ऊपर डिस्कशन होता है, फिर उसके ऊपर पूछना चालू होता है। सर मोस्ट रीडेवलपमेंट एग्रीमेंट में एस्क्रो, पेनल्टी क्लॉज और टाइमली कंप्लीशन, ये सारा चीज मिसिंग होता है, तो ये सब चीजें कितना इंपॉर्टेंट है सोसाइटी को मेंशन करना? ये एब्सोल्युटली मैंडेटरी है एंड मस्ट टू हैव क्लॉजेस है। इस ये नहीं रहना, इसका मतलब सोसाइटी सामने वाले डेवलपर पे ब्लाइंड ट्रस्ट करते हुए जा रहा है। क्योंकि ये सब चीजों का मतलब क्या है, आप डेवलपर के बोनाफाइड इंटेंशंस को टेस्ट कर रहे हो। अगर वो काम कर नहीं पाया तो कॉन्सिक्वेंस क्या है, वो ये सब क्लॉजेस में, पेनल्टी में, डिलेड पीरियड में, या फिर एस्क्रो में पैसा जमा रखना, ये उसके इंटेंशंस को टेस्ट करने वाली चीज है। ये मांगना कोई गलत चीज नहीं। और आज के रेट में सोसाइटी हेजिटेट करते हैं कि मैं डेवलपर्स को कैसा बोलूं कि हम आपके ऊपर भरोसा नहीं रख पा रहे हैं, और इसके लिए आप हमें गारंटी दो कि आप डिले करोगे तो पेनल्टी क्या होगा, आप एस्क्रो में सर्टेन अमाउंट्स या बैंक गारंटी के फॉर्म में आप सर्टेन अमाउंट जमा करो, नहीं तो फिर हमारे लिए कोई रिकोर्स नहीं बनेगा। इनफैक्ट मैं और एक चीज ऐड करना चाहूंगा कि सोसाइटी मेंबर्स और डेवलपर्स के कॉन्वर्सेशन में सोसाइटी एग्जिट स्ट्रैटेजी भी नहीं सोचती है कि अगर डेवलपर के कुछ कारणवश काम आगे नहीं बढ़ रहा है डेवलपर से, तो डेवलपर को प्रोजेक्ट से सिस्टमेटिकली कैसा निकाले। अगर ये क्लॉजेस नहीं है तो जगदीश, ये सब सोसाइटीज को सिर्फ और सिर्फ कोर्ट में जाके कोर्ट के ऑर्डर्स का वेट करना पड़ेगा। अगर ये एग्रीमेंट में ऑलरेडी प्लेस्ड है तो इसके लिए वो आर्बिट्रेशन इन्वोक कर सकते हो, या इसके बेसिस पे वो डायरेक्ट डिमांड कर सकते हैं जिसमें उनके राइट्स प्रोटेक्टेड रहेंगे। सर मैंने देखा बिना आईओडी, बिना सीसी, बिना रेरा नंबर के डेवलपर्स अपना माल बेच रहे और उसको प्री बुकिंग का नाम दे रहे हैं और पैसा ले रहे कस्टमर से, तो क्या ये लीगल है? ये एब्सोल्युटली इलीगल है जगदीश। अगर कोई ऐसा कोई भी सॉफ्ट लॉन्च या प्री लॉन्च या ओनली फ्रेंड्स एंड फैमिली, ये कोई भी कैप्शन के अंदर कोई प्रोजेक्ट फ्लोट करता है, तो इसके चलते किसी ने भी कोई इन्वेस्टमेंट किए ऐसे प्रोजेक्ट में, वो कोई भी लॉ के अंदर प्रोटेक्टेड नहीं है। जब तक किसी प्रोजेक्ट को रेरा रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं आता है,
आपके पास अलॉटी बनने का स्टेटस नहीं मिलता है, और जब तक आप अलॉटी नहीं बनते हो कोई प्रोजेक्ट में बाय पुटिंग सम मनी इन डिपॉजिट एंड गेटिंग एन अलॉटमेंट एंड बुकिंग लेटर फॉर दैट यूनिट, तब तक रेरा आपके मदद के लिए नहीं आएगा। तो आपका मतलब, अगर किसी ने आपको बिना रेरा नंबर के पैसा डालने लगाया प्रोजेक्ट में, यू आर टेकिंग एब्सोल्यूट रिस्क, एंड एक हिसाब से आप गैम्बल कर रहे हो आपके पैसों के साथ। ओके, रीडेवलपमेंट एग्रीमेंट्स में कंस्ट्रक्शन फेस और टाइमली पोजीशन क्लॉज ये मेंशन होता है क्या? स्टैंडर्ड और वेल बैलेंस रीडेवलपमेंट एग्रीमेंट में ये देखा जाता है, जिसमें टाइम फ्रेम्स लिखी जाती है, क्वार्टरली, मंथली, पीरियोडिक रिव्यू मीटिंग्स होती है, डेवलपर के ऊपर ऑब्लिगेशन रहता है बार बार डिटेल्स शेयर करने का कि कहाँ पे क्या प्रोजेक्ट में स्टेटस है। आपके पीएमसी का और आपका सोसाइटी मेंबर्स का भी ड्यूटी है कि पीरियोडिक विजिट्स करने का ये प्रोजेक्ट्स को। अगर आपके रिडेवलपमेंट एग्रीमेंट में क्लॉजेस मिसिंग है, मतलब आपने माइंडफुली आपके रिडेवलपमेंट एग्रीमेंट को डिजाइन नहीं किया, और जिसके चलते आप एक रिस्क सिनारियो में चल रहे हो, जिसके वजह से डेवलपर को बेनिफिट मिल सकता है टू डिले द प्रोजेक्ट और टू टेक मोर टाइम फॉर हिज कन्वीनियंस। रियल एस्टेट में प्रोजेक्ट डिले होने पर डेवलपर को एक्चुअल में पेनल्टी लगती है या सिर्फ वो एक दिखावा होता है सर? अगर रीडेवलपमेंट एग्रीमेंट में पेनल्टी का क्लॉज नहीं है तो कोई पेनल्टी नहीं। हाँ, डेवलपर को उसके ऑपरेशनल कॉस्ट के ऊपर से कुछ इम्पैक्ट आ सकता है, चाहे उसको वर्कर्स को एक्स्ट्रा पे करना पड़े, सिक्योरिटी को एक्स्ट्रा पे करना पड़े, रेरा में एक्सटेंशन सीक करना पड़े, वो सब चीजें अलग रहती है। बट अगर रीडेवलपमेंट के कॉन्टेक्स्ट से हम ये चीज देख रहे हैं, अनलेस एंटिल रीडेवलपमेंट एग्रीमेंट में पेनल्टी क्लॉज नहीं है या कॉम्पनसेशन फॉर डिलेड पीरियड पोजीशन नहीं है, तब तक डेवलपर को कोई खर्चा नहीं है। इनफैक्ट फायदा ये है कि जितना टाइम प्रोजेक्ट डिले होता है उसके दौरान अगर नया एफएसआई पॉलिसी आ गया, न्यू एफएसआई जनरेट हो गया, कुछ नया बेनिफिट आ गया, तो डेवलपर उसके चलते प्रोजेक्ट को और एक्सपांड कर सकता है। तो फायदा भी हो सकता है डेवलपर को इस चीज का। रीडेवलपमेंट एग्रीमेंट साइन करने के बाद में क्या डेवलपर कारपेट एरिया और एमिनिटीज को रिड्यूस कर सकता है? बहुत समय देखा यही जाता है कि चेंज इन लेआउट प्रपोज किया जाता है बाद में। तो कुछ रीडेवलपमेंट एग्रीमेंट्स के प्रोजेक्ट्स में हमने ऐसा देखा है कि एमिनिटीज का लोकेशन, कॉन्फ़िगरेशन ऑफ फ्लैट, फ्लोर्स फॉर द फ्लैट्स फॉर द रीहैब टेनेंट, जो टेनेंट्स ने उनकी पुरानी बिल्डिंग को डेवलपर को दिया था रिकंस्ट्रक्शन और रीडेवलपमेंट करने के लिए। तो इसका क्लियर आंसर नो है। बट बहुत बार प्रेशर सिनेरियोज दिखा के या फिर कंस्ट्रक्शन आगे बढ़ेगा ही नहीं, ये बता के डेवलपर्स बहुत बार कन्विंस करने को देखते हैं। हमने बहुत प्रोजेक्ट्स में सोसाइटीज को उनके राइट्स के बारे में ज्ञान दिया, उनको एडवाइस दी, और उसके बाद दे पुट देयर फुट डाउन। फिर उन्होंने डेवलपर्स को कन्विंस किया कि आप चेंज विदाउट कंसेंट नहीं कर सकते हो, और अगर आप किसी तरीके से चेंज इंट्रोड्यूस कर रहे हो जिसकी वजह से हमारा एरिया कम हो रहा है या हमारे एम्यूनिटीज इंपैक्टेड है, तो आप उसके लिए हमें कॉम्पनसेट करो या कोई ऑल्टरनेट मेथड या मैकेनिज्म दो। जब तक ये ऑल्टरनेट कॉम्पनसेशन या मेथड या मैकेनिज्म नहीं आता है, तब तक कंसेंट देना इज इम्प्रैक्टिकल। ओके सर, क्या एक दो अपोजिंग मेंबर पूरा सोसाइटी का रीडेवलपमेंट रोक सकते हैं? हाँ बिल्कुल, अगर उनके अपोजिशन में सब्सटेंस है, अगर वो पेटेंट इलीगलिटी हाईलाइट कर रहे हैं जिसके चलते रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट में कोई मेजर डेविएशन आ रहा है, या एग्रीमेंट में कोई ऐसे टर्म्स एंड कंडीशंस को अग्री किया गया है जो कानून और लॉ के खिलाफ है, अगर किसी तरीके का अमेलगमेशन, किसी तरीके का प्रोजेक्ट में ऐसा इम्पैक्ट फुल चीज अगर आप डेवलपर को ब्लाइंडली हाँ बोल रहे हो करने को आफ्टर साइनिंग ऑफ रीडेवलपमेंट एग्रीमेंट, जिसकी वजह से कमर्शियल वायबिलिटी, जिसकी वजह से एरिया डिस्क्रिप्शन, जिसकी वजह से एक्सेस पार्ट में इम्पैक्ट आ सकता है, तो एक भी पर्सन ये चीज को कॉन्टेस्ट कर सकता है, क्वेश्चन कर सकता है, और अगर जरूरत पड़ी तो कोर्ट भी ऑर्डर पास कर सकता है उसके। सर, अगर बिल्डर काम बिगाड़ दे या फिर वो प्रोजेक्ट डिले करे फॉर नो रीजन, तो क्या लीगली उसको हम लोग टर्मिनेट कर सकते हैं? बिल्कुल, आपके रीडेवलपमेंट एग्रीमेंट में रीडेवलपमेंट रिलेटेड टर्मिनेशन क्लॉज रहते हैं, जिसके चलते कुछ कंडीशंस लिखी जाती है कि ये सब सिनारियो में पार्टीज विल हैव राइट टू टर्मिनेट। क्योंकि अगर रीडेवलपमेंट के प्रोमिसेस फुलफिल नहीं हो रहे तो एक हिसाब से वो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो गया। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद टर्मिनेशन इज ऑल्सो वन ऑप्शन फॉर रीडेवलपमेंट एग्रीमेंट टू गेट टर्मिनेटेड। और इसमें आर्बिट्रेशन नाम का एक मेथड है जो एक डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मेथड है, जिसके चलते अगर सोसाइटी टर्मिनेट करती है डेवलपमेंट एग्रीमेंट, तो शायद फिर डेवलपर आर्बिट्रेशन इन्वोक करेगा सोसाइटी के अगेंस्ट टू क्वेश्चन द टर्मिनेशन। बट सोसाइटी अगर टर्मिनेट कर दे, आगे का चीज डेवलपर को देखना है कि वो टर्मिनेशन सही था या गलत था। जब तक डेवलपर इसके ऊपर कोई ऑर्डर नहीं ला सकता, तब तक सोसाइटी का नोटिस ऑफ टर्मिनेशन इज अ गुड टर्मिनेशन। सर,
फ्लैट में अगर डिफेक्ट निकले तो बिल्डर का वारंटी कितने साल का होता है? कोई भी एग्रीमेंट फॉर सेल में या फिर रीडेवलपमेंट एग्रीमेंट में भी डेवलपर को मैंडेटरली मिनिमम 5 years का वारंटी देना पड़ता है in terms of construction quality and structure sustainability related things. इसके लिए लेकिन कुछ एक्सेप्शंस भी है. अगर ऑक्यूपेंट पोजीशन मिलने के बाद उसके खुद के फ्लैट के साथ किसी तरीके के अनऑथराइज स्ट्रक्चरल चेंजेस करता है तो उस वारंटी के लिए शायद कोई चैलेंज आ सकता है अगर उन्होंने इलीगल चेंजेस किए. बहुत बार हम देखते हैं कि बैल्कनीज को अंदर लिया जाता है, बहुत बार कोई मर्ज किए जाते हैं रूम्स, या बहुत बार आप एडिशनल वॉल्स, इंटरनल वॉल्स को आप शिफ्ट करते हो. उसके चलते अगर कोई नीचे या ऊपर लीकेजेस या कोई तरीके का मेल फंक्शन हुआ है पाइपिंग में, इलेक्ट्रिसिटी में, इन दैट केस, और उस चेंजेस की वजह से अगर स्ट्रक्चर के ऊपर भी कोई तरीके का स्ट्रेस और टेंशन आता है, in that case the guarantee or warranty that developer provides may not get invoked. तो ये माइंडफुली करना चाहिए. प्रोजेक्ट अगर डिले होता है या फिर पुअर क्वालिटी कंस्ट्रक्शन, हैंडओवर के बाद भी सोसाइटी रेरा में कंप्लेन कर सकती है क्या? सोसाइटी कर सकती है, बट अगर मैं रीडेवलपमेंट के एंगल से देखूं तो सोसाइटी के पीएमसी का काम यह है कि टाइम टू टाइम प्रोजेक्ट की क्वालिटी को चेक करते रहे और जैसे प्रोग्रेस होता है उस हिसाब से टाइम एस्टिमेट का अंदाजा लेते रहे. तो जरूरी नहीं है कि डिले होने के बाद आपको केस फाइल करना है, आप बिफोर हैंड भी कर सकते हो. और एज फार एज इंडिविजुअल फ्लैट बायर्स आर कंसर्न, आपके रेरा अग्रीमेंट में भी आपको नेसेसरी राइट्स मिले हैं जिसके चलते डिलेड पीरियड के लिए आप कॉम्पनसेशन भी क्लेम कर सकते हो, या फिर जो डिलेड पीरियड के लिए आप कॉम्पनसेशन क्लेम कर सकते हो जो आपके डेट ऑफ पोजीशन के बाद के पीरियड के लिए आपको मिलेगा, या फिर आप रिफंड के लिए भी अप्लाई कर सकते हो अगर किसी कारणवश आपको डिले पीरियड में आपका पोजीशन लेने का इंटेंशन या ऑब्जेक्टिव आपका खत्म हो जाता है. तो सर, मुंबई में मोर देन 50% ऑफ द बिल्डिंग्स में ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट नहीं है, जिसको ओसी बोलते हैं हम लोग. तो उसके लिए जिम्मेदार कौन है, सिस्टम, सोसाइटी या डेवलपर? सर, फर्स्ट ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स प्रोसेस टू ऑब्टेन ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट इज वन थिंग जिसका ड्यूटी एक्चुअली रहता है डेवलपर के ऊपर. टू स्पीक वेरी क्लियरली, विदाउट ओसी नो वन कैन गो एंड ऑक्यूपाई द प्रीमाइसेस. तो आज के रेट में जो भी बिल्डिंग है जिसमें ओसी नहीं है उसके हर एक ओनर का पोजीशन इज इलीगल, क्योंकि ऑक्यूपेशन इज इलीगल, भले ओनरशिप इज लीगल. सो डेवलपर इज फर्स्टली द रिस्पॉन्सिबल पार्टी टू गेट ओसी. वो क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि उनके पास एक तो बजट, कैश फ्लो प्रॉब्लम, या फिर कभी कभार सॉफ्ट पोजीशन देने की जो जल्दी रहती है डेवलपर की. उसके बाद सोसाइटी में जो फ्लैट मेंबर्स घुस जाते हैं वो कुछ इंटरनल चेंजेस ऐसे कर देते हैं जिसकी वजह से बीएमसी विजिट करती है, चेंजेस देखती है, और बीएमसी अग्री नहीं करती कि ये सेम प्लान का ओसी हम ग्रांट करेंगे, जबकि इंटरनल चेंजेस या एक्सटर्नल चेंजेस इतने हो चुके हैं. तो ये दो कारणवश ओसी नहीं मिलती है, बट मेजोरिटी ऑफ द टाइम्स बिल्डर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर नॉट ऑब्टेनिंग द ओसी ऑन टाइम बिफोर गिविंग पोजीशन. क्या जो बिल्डिंग में ओसी नहीं है सर, वो बिल्डिंग को हम लोग इलीगल बोल सकते हैं? और क्या कल उठ के उसको तोड़ा जा सकता है? बिल्डिंग के पास ओसी नहीं रहना इसका मतलब बिल्डिंग इलीगल है ये नहीं है. बिल्डिंग कोई भी अगर कंस्ट्रक्शन में आ रही है तो उसके बहुत सारे स्टेजेस के परमिशन रहते जिसके चलते वो कंस्ट्रक्शन का प्लान अप्रूव होना, वहाँ पे डिगिंग होना, वहाँ पे प्लिंथ होना, आईओडी मिलना, कंस्ट्रक्शन कमेंसमेंट मिलना, उसके बाद कब जाके स्टेज ऑफ ओसी आता है. ओसी इज अ फाइनल स्टेज फॉर ऑक्यूपेशन. ऑक्यूपेशन के लिए सर्टिफाई नहीं की हुई बिल्डिंग इलीगल नहीं पकड़ी जाती बिकॉज बाकी सब परमिशन के साथ बिल्डिंग खड़ी हुई है. बट यस, कोई बिना ओसी के बिल्डिंग में अगर जाके रह रहा है तो उस पर्सन का ऑक्यूपेशन इलीगल पकड़ा जाता है. सर, जो बिल्डिंग में ओसी नहीं है तो वो सोसाइटी कैसे अप्लाई कर सकती है? सर, सोसाइटी इंडिविजुअल मेंबर्स के थ्रू हाई कोर्ट या सिविल कोर्ट में, डिपेंडिंग ऑन वैल्यू ऑफ द अपार्टमेंट, सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस फाइल कर सकती है डेवलपर के अगेंस्ट. बिकॉज डेवलपर ने जब उनको फ्लैट्स बेचे थे तब उनका, डेवलपर का एक प्रॉमिस था सोसाइटी मेंबर्स को कि मैं आपको बिल्डिंग विथ ऑल परमिशंस आपको दूंगा, अपार्टमेंट विथ ऑल परमिशंस आपको दूंगा. तो बिना ओसी के पोजीशन देना वाज वन डिफिशिएंट और डिफिशिएंसी दैट ही इज येट टू रिकर और करेक्ट. तो उसके चलते मुझे लगता है कि डेवलपर्स के अगेंस्ट सूट फाइल करना इज वन मोर थिंग. एंड अगर रेसिडेंशियल वेलफेयर एसोसिएशन अगर एस्टेब्लिश कर सकते, वहां पे भी ये आरडब्ल्यूए जो रेसिडेंस वेलफेयर एसोसिएशन है वो
ऐसे ही पेंडिंग इश्यूज को लेके नेसेसरी अथॉरिटीज के सामने रिप्रेजेंटेशन दे सके। उसके चलते बीएमसी के साथ कॉरेस्पॉन्डेंस करना हो या गवर्नमेंट अथॉरिटी के साथ कॉरेस्पॉन्डेंस करना हो, उसके चलते डेवलपर की तरफ से प्रॉपर आंसर्स ले, जिसके चलते एटलीस्ट सोसाइटी के लिए और आरडब्ल्यू के लिए पिक्चर क्लियर हो जाए कि क्या कारण है जिसके वजह से ओसी मिल नहीं रही। आर देयर एनी रीजंस व्हिच आर बियॉन्ड कंट्रोल ऑफ द डेवलपर टू गेट ओसी, एटलीस्ट वो असेस कर ले पे। सर मेरा 20 माले का बिल्डिंग है और मैं 10 माले पे रहता हूँ। इन फ्यूचर चलो अगर वो बिल्डिंग गिर जाती है तो मैं उसमें मेरा लैंड ओनरशिप कैसे डिसाइड कर सकता हूँ? तो सोसाइटी के अगर पास बिल्डिंग का कन्वेंस नहीं है और किसी कारणवश बिल्डिंग डिमोलिश होती या गिर जाती है, तो ओनर्स और सोसाइटी के पास उस लैंड के तरफ के राइट्स क्लेम करने का कोई केस या सिनारियो बचता नहीं है। अगर वही सोसाइटी ने टाइमली कन्वेंस लिया था तो उस सोसाइटी के पास ओनरशिप है और उस सोसाइटी में हर एक फ्लैट ओनर मेंबर है, तो हर एक के पास शेयर सर्टिफिकेट है और मेंबरशिप है। तो जो सोसाइटी की प्रॉपर्टी है उसमें हर एक मेंबर का कॉरस्पॉन्डिंग ओनरशिप या स्टेक वैसे बनता है। तो कोई भी सोसाइटी है, उसने जल्द से जल्द कन्वेंस का फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करके लैंड का ओनरशिप सोसाइटी के नाम पे ट्रांसफर करना अटमोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अदरवाइज ऐसे जो सिनारियो आपने जो डिस्क्राइब किया जगदीश, उसके चलते ओवरनाइट आफ्टर डिमोलिशन ओनर्स के सबके राइट लैंड में से गायब हो जाएंगे। बहुत बार सर डेवलपर्स क्या करते हैं, सोसाइटी हैंड ओवर करने के टाइम पे कन्वेंस नहीं देते सोसाइटी को। उसके पीछे क्या रीजन है? फ्यूचर में उनको और डेवलपमेंट करना है, ये रीजन है क्या कोई और रीजन है? तो कन्विंस ना देने के पीछे डेवलपर की तरफ से कुछ ऐसे रीजन हो सकते हैं जिसमें उसका कमर्शियल बेनिफिट लिंक्ड हो। कभी भी किसी टाइम के बाद जगह के ऊपर का जो डेवलप्ड एफएसआई है उसके बियॉन्ड भी न्यू एफएसआई जनरेट हो सकता है। इसके चलते अगर डेवलपर ने कोई डिस्क्लोजर करके रखा है सोसाइटी को कि आई एंटिसिपेट न्यू एफएसआई टू गेट एडेड, फॉर दैट आई हैव ऑलरेडी प्लान्ड लार्जर बिल्डिंग, बट अभी के लिए मेरे को जितना परमिशन मिला मैंने उतना ही किया है, बट आई प्लान टू कंस्ट्रक्ट समथिंग इन फ्यूचर। ये सिनारी में अगर वो डिस्क्लोजर है तो कुछ महीनों के लिए कुछ सालों के लिए डेवलपर आपसे टाइम ले सकता है टू डिले द कन्वेंस फॉर्मेलिटी। ये बहुत सारे टाउनशिप प्रोजेक्ट्स में देखा जाता है जहाँ पे डेवलपर फेज वाइज डेवलपमेंट करने के प्रीटेक्स्ट पे पूरे बिल्डिंग्स को जब तक आखिरी बिल्डिंग कंप्लीट नहीं होती तब तक उनको कन्विंस नहीं ग्रांट करते हैं। उसके पीछे एक हिडन एजेंडा ये भी रहता है कि अगर सब डिवाइड प्लॉट करके कन्विंस देते जाएंगे तो इस प्लॉट का जो फ्यूचर एफएसआई है वो अनडेवलप प्लॉट के ऊपर डेवलप लोड करना पॉसिबल नहीं होता है। तो ये एक रीजन रहता है। और दूसरा, फ्यूचर में अगर उसी डेवलपर को वापस री एंटर करना है आफ्टर 30-40 ईयर्स टू रीडेवलप दैट बिल्डिंग, तो उसके लिए बहुत स्मूथ और इजी जाएगा। दैट टाइम ही विल हैव अपर हैंड। तो बहुत सारे बिल्डिंग्स इवन इन साउथ बॉम्बे, इवन इन लोअर परेल, इवन इन मलाबार हिल्स, इवन इन ऑल हाई क्लास एरियाज अक्रॉस मुंबई, एलिट एरियाज इन मुंबई, यू हैव सेम प्रॉब्लम दैट यू विल फाइंड एल्सवेयर। सोसाइटीज ने कभी एफर्ट्स नहीं लिए खुद के लैंड का कन्वेंस लेने के लिए, and when they are becoming old, when they are looking for redevelopment, then not having conveyance is restricting them from getting good offers from good developers for redevelopment. Is it legal for a society to cut water connection, gas connection, and electric connection of a members who are not paying maintenance? No, it's absolutely illegal. These are all essential supplies to any apartment or owner to utilize his or her apartment effectively. If anyone is not contributing the maintenance for society, then society has a different method to deal with this problem. You can issue a show cause notice to such member, give that member an opportunity to explain his or her side, and if the explanation is not satisfactory, then society can proceed to pass certain resolution for moving for expulsion of that member, because this is a good ground to get rid of that member from the society. Or society can file recovery proceedings against such member when society doesn't want to move for expulsion. तो recovery proceedings के अंदर, as per the resolution, as per the bills that are sent, the legal proceeding will take place for recovering that amount. On top of that, society can also add the legal expenses in the future maintenance also on that flat buyer to cause this litigation to happen. But disconnecting any kind of essential supply is like taking law in their own hand. For that flat owner can file criminal complaint against the society and the office bearers as well.
सोसाइटी अगर सेल्फ रीडेवलपमेंट में जाती है तो उनको क्या क्या बेनिफिट्स मिल सकता है सर? प्रोसेस जो सेल्फ रिडेवलपमेंट की है उसका मतलब जैसे वर्ड ही बताता है सेल्फ रिडेवलपमेंट, तो इट इज सेल्फ कंट्रोल। सोसाइटी खुद कंट्रोल करती है, क्वालिटी कंस्ट्रक्शन का खुद कंट्रोल करती है, हर एक पहलू रिडेवलपमेंट प्रोसेस का। एंड इसके चलते डेवलपर नहीं होने की वजह से जो डेवलपर का एक मेजर शेयर रहता है जो जनरली 60% तक का रहता है, उसका सोसाइटी कुछ हद तक खुद का बेनिफिट ले सकती है, जिसके चलते सोसाइटी का न्यूली डेवलप्ड एरिया बड़ा हो सकता है। और सोसाइटी जब मार्केट में कोई फ्लैट बेचे तब उसके वजह से सोसाइटी के पास एक कंसिडरेशन आएगा, जो फ्री सेल कंपोनेंट के फ्लैट्स बनते हैं उसके चलते सोसाइटी उनके फ्यूचर मेंटेनेंस को भी वहीं पे एड्रेस कर सकती है, या सोसाइटी मेंबर्स खुद ही उसमें से अपार्ट फ्रॉम न्यू अपार्टमेंट्स दे विल गेट सम कमर्शियल बेनिफिट, जो सबको हेवी कॉर्पस आ सकता है, या उसके लिए सोसाइटी कुछ कमर्शियल एक्टिविटी भी चालू कर सकती है। तो बहुत सारे अलग बेनिफिट्स रीडेवलपमेंट सेल्फ रीडेवलपमेंट में सोसाइटी मेंबर्स को मिल सकते हैं। मुंबई के कोलाबा, वर्ली, दादर, फोर्ट, माहिम, ये सब एरिया में सर आप देखोगे ना तो हजारों बिल्डिंग पगड़ी सिस्टम के अंडर आता है। तो क्या इन सब बिल्डिंग की वजह से मुंबई का रीडेवलपमेंट रुका हुआ है? कुछ हद तक यस, क्योंकि पगड़ी सिस्टम या पगड़ी रेंटल अरेंजमेंट के इसमें जो टेनेंट रेंट कंट्रोल एक्ट के अंदर प्रोटेक्टेड है उसका और उसके लैंडलॉर्ड का कभी कभार बनता नहीं है। क्योंकि आप पगड़ी सिस्टम के टेनेंट्स क्या रेंट पे करते हैं, 2 रुपए, 3 रुपए, 4 रुपए, दे आर एज गुड एज ओनर। इट्स जस्ट उनके पास हक नहीं है वो अपार्टमेंट बेचने का और वो टेनेमेंट बेचने का। तो उसके लिए बहुत सारे डेवलपर्स ये अरेंजमेंट्स में डेवलपर को एक टेनेंट को भी हैंडल करना पड़ता है, जिसको खुद को एक नया अपार्टमेंट का एक्सपेक्टेशन रहता है। एट द सेम टाइम उसी डेवलपर को लैंडलॉर्ड को भी हैंडल करना पड़ता है, जिसको भी कॉम्पोजिट करना है लैंड के लिए एज वेल एज ओनरशिप ऑफ यूनिट के लिए। तो समटाइम्स फॉर डेवलपर्स ये बहुत कमर्शियली वायबल अरेंजमेंट नहीं रहता है। बट आज के रेट में डेवलपर को इसको एनकरेज किया जाए और डेवलपर ने इस डेवलपमेंट सिनारियोज में पगड़ी बिल्डिंग्स को या ओल्ड टेनेंटेड प्रॉपर्टीज, ये बहुत सारे एरियाज जो आपने बताया उसमें एक्टिवली और प्रोएक्टिवली आके रीडेवलपमेंट को स्टार्ट करे। इसके लिए महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने बहुत बार अलग अलग एफएसआई के लेके प्रीमियम्स एंड स्कीम्स फ्लोट किए हैं। अभी रिसेंटली गिरगांव के जो क्लस्टर के बारे में विधानसभा में इसके ऊपर चर्चा हुई और इट इज बीन डायरेक्टेड दैट प्रोएक्टिवली वो एरिया में डेवलपर्स ने अगर टाइमली रिडेवलपमेंट नहीं किया और अगर बिल्डिंग की कंडीशन डिलैपिलेटेड है तो नेसेसरी प्रोविजंस के अंडर म्हाडा शुड टेक ओवर द पोजीशन ऑफ दोज बिल्डिंग। और अगर म्हाडा अगर ऐसे सिचुएशन में इन्वॉल्व हो जाता है तो शायद टेनेंट्स को भी वेकेट करना पड़ेगा प्रीमाइसेस अगर वो सेफ टू ऑक्यूपाई नहीं है, और शायद डेवलपर और म्हाडा का जो ट्रांजैक्शन होगा उसमें लैंडलॉर्ड को वो बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो मेरा रिक्वेस्ट ये रहता है, आपका टेनेंट और लैंडलॉर्ड का अगर कॉन्फ्लिक्ट भी है तो आपको साथ में आना है टू एनकरेज डेवलपर्स टू कम फॉरवर्ड एंड डू द रिडेवलपमेंट इन टाइमली मैनर। अदरवाइज बॉम्बे में ये पैच अंडर डेवलप्ड ही रहेगा। सर मैंने देखा बीकेसी में ए ग्रेड डेवलपर, मैं नाम नहीं लूंगा डेवलपर्स का, लेकिन बहुत बड़े बड़े डेवलपर्स, टॉप 10 डेवलपर्स में से वो आते हैं, बट उनका प्रोजेक्ट 8 से 10 साल से 12 साल से डिले है। क्या रीजन है उसके पीछे? So, जो डेवलपर्स वहाँ पे रीडेवलपमेंट की प्रक्रिया कर रहे हैं उनके अपोजिट में जो सोसाइटीज है, चूंकि दीज आर सोसाइटीज विच वर वंस अपॉन अ टाइम वेर कैटेगराइज एज LIG, MIG इनकम ग्रुप सोसाइटीज, तो उनके लिए बहुत सालों पहले जो रीडेवलपमेंट के ट्रांजैक्शन है उसमें दे कुड नॉट अंडरस्टैंड कि क्या क्या लीगल लेयर्स के प्रोटेक्शन उनको इंस्टॉल करने चाहिए थे। मैंने देखे सोसाइटी जिनका 2005-4 में रीडेवलपमेंट एग्रीमेंट हुआ है और अभी तक पोजीशन नहीं मिला है। तो जब हम वो चीज थोड़ा पास से देखते तो हमें ये नजर आता है कि टर्मिनेशन क्लॉजेस मिसिंग है और कॉम्पनसेशन क्लॉजेस मिसिंग है, डेविएशन के ऊपर इक्वल शेयरिंग नहीं है, नया एफएसआई आ रहा है तो डिस्क्लोजर्स नहीं है, तो बहुत सारे चैलेंजेस है। वही सिनारियो में अगर देखा जाए उसी बीकेसी एरिया में कुछ ऐसे भी डेवलपर्स है जिन्होंने उनके प्रोजेक्ट्स को टाइमली कंप्लीट किया है, जबकि उन्होंने रिसेंटली प्रोजेक्ट लेते हुए प्रॉपर डिस्क्लोजर्स के साथ सोसाइटीज ने डेवलपर्स को अपॉइंट किया, पेनल्टी क्लॉजेस भी रखे थे। साइड बाय साइड ऑफ द ट्रांजैक्शन उन्होंने डेवलपर से कोई दूसरे प्रॉपर्टीज को
कोलैटरल में जमा करके लिया था। हम्म, ये कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टीज बोल रहा हूँ मैं, बिल्डिंग के अंदर जो इमेजिनरी अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टीज नहीं। और इसके चलते बहुत सारे डेवलपर्स ने टाइमली भी डिलीवरी की है, तो वही एरिया वही लोकेशन में देयर आर टू डिफरेंट आउटकम्स। हम्म। मुंबई का सबसे ट्रेंडिंग टॉपिक है आज के टाइम पे रीडेवलपमेंट, और मैंने सुना है सर आप अपनी खुद की एक बुक लिख रहे हो सोसाइटी रीडेवलपमेंट के ऊपर, तो व्हाट मेड यू राइट दिस बुक सर? Jagdish, I've been working in Mumbai for real estate transactions, which includes redevelopment, for last 15 years. और मैंने इतने सारे सिनारियोज देखे हैं जिसमें सोसाइटीज के टिपिकल चैलेंजेस और टिपिकल प्रॉब्लम्स है। उसको चलते आई फेल्ट कि आई हैव इनफ एक्सपीरियंस नाउ टू एटलीस्ट पुट सर्टन टू डू लिस्ट, सर्टन चेक लिस्ट, सर्टन टूल्स इन फॉर्म ऑफ गाइडलाइंस, जो एक सोसाइटी और उसके मेंबर्स को फ्रॉम द पॉइंट ऑफ दे स्टार्ट थिंकिंग अबाउट रीडेवलपमेंट टिल दे एक्चुअली साइन द रीडेवलपमेंट एग्रीमेंट, ये फेज को पूरा कैप्चर करे और जिसमें सोसाइटी के राइट्स प्रोटेक्टेड रहे। इसके चलते मैंने एक बुक बनाई है और मेरा जस्ट कंप्लीशन हुआ है और सून इट विल बी पब्लिश्ड वंस माय पब्लिशर कंफर्म दैट। बुक का टाइटल है 54 लीगल सीक्रेट्स टू नो बिफोर यू साइन रीडेवलपमेंट एग्रीमेंट। एंड इसमें मैंने मेरे जितने भी एक्सपीरियंसेस रहे हैं, आई ट्राइड शेयरिंग इट इन एज सिंपल लैंग्वेज एज पॉसिबल। ये पूरा इंटेंशन है ये बुक को सबके साथ जोड़ने का और सबके लिए अवेलेबल कराने का, कि शायद अगर आपके पास इमीडिएट एक्सेस ना हो लॉयर का, तो एटलीस्ट वो बुक में दिए हुए बेसिक डूज एंड डोंट्स चेकलिस्ट आप फॉलो करोगे पीएमसी अपॉइंट करने के लिए, लॉयर मेरे से अपॉइंट करने के लिए या कोई लॉ फर्म को अपॉइंट करने के लिए, एंड सबसे इम्पोर्टेंट किसी भी डेवलपर को अपॉइंट करने के पहले और बाद में क्या चीजें होनी चाहिए। एंड आपके जो क्रिटिकल डॉक्यूमेंट्स है, रीडेवलपमेंट, पावर ऑफ अटर्नी, परमानेंट ऑल्टरनेट अकोमोडेशन एग्रीमेंट, ये सब के साइनिंग के पहले आपको देखना है कि क्या मेरे प्रोटेक्शन के लिए इसमें ये सब चीजें प्रेजेंट है। उसका मैंने कुछ इनपुट्स और कुछ सजेशंस मैंने वो बुक में रखे। तो ये मेरा ऑब्जेक्टिव और पर्पस था, एंड आई होप कि ये बुक के थ्रू बहुत सारे लिटिगेशन जो अनवारंटेड और विच आर अनफॉर्चुनेट जो सोसाइटी मेंबर्स के लिए है वो कम हो जाए और सोसाइटी मेंबर्स वेल इन्फॉर्म बन के कोई भी रिडेवलपमेंट एग्रीमेंट में प्रोएक्टिवली और विद कंट्रोल एंटर करे।